नमस्कार, तहलका डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विजय लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, सैनिक कल्याण अधिकारी रिश्वतखोरी का ये पूरा मामला है। सैनिक कल्याण पर मंत्री गणेश जोशी ने संज्ञान लिया है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है। बर्खास्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। सैनिक कल्याण मंत्री के निर्देश के बाद बर्खास्तगी के ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, मंत्री गणेश जोशी ने यह साफ तौर पर कहा है। बता दें, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर सैनिक कल्याण अधिकारी का रिश्वतखोरी का ये पूरा मामला है। सैनिक कल्याण मंत्री अधिकारी पर मंत्री गणेश जोशी ने संज्ञान लिया है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर यह बड़ा मामला सामने आया है। रिश्वतखोरी का ये पूरा मामला है, जहां पर विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल डॉक्टर सुबोध शुक्ला को 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। बता दें, कर्नल शुक्ला ने पीड़ित से 90,000 की मांग की थी, लेकिन बाद में ये मामला 50,000 पर तय किया गया। ये बड़ी खबर हम आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है। जैसे ही ये मामला बढ़ा तो मंत्री गणेश जोशी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और अधिकारी को बर्खास्त करने के आदेश जारी किए। ये बड़ी खबर हम आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां पर सैनिक कल्याण अधिकारी के बाद अब मंत्री गणेश जोशी ने बर्खास्तगी के आदेश जारी किए हैं। उत्तराखंड से हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और इसी के तहत उन्हें बर्खास्त करने के ये आदेश जारी किए हैं। बता दें, 90,000 की मांग कर रहे थे कर्नल सुबोध शुक्ला। उसके बाद ये पूरा मामला जो है 50,000 पर तय किया गया और इसी के बीच विजिलेंस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ी खबर हम आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिग्विजय जुड़ चुके हैं। दिग्विजय, विजिलेंस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। अब अधिकारी को बर्खास्त करने की भी ये बात की गई है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए विजयलक्ष्मी, लगातार इससे पहले भी हमने देखा है कि विजिलेंस की टीम उत्तराखंड में पिछले 2 से 3 महीनों के बीच में काफी ज्यादा एक्टिव हुई है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बार इस चीज को दोहराया कि भ्रष्टाचार पर हम लोग जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे और उसी नीति के तहत विजिलेंस की टीम को यह कहा गया है कि जहां जहां पर भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती हैं वहां वहां पर कार्रवाई की जाए। विजिलेंस की टीम लगातार इस मामले में कार्रवाई भी कर रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही बागेश्वर से ये मामला जो है वो सामने आया था, जहां पर एक सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत जो सैनिक कल्याण जिले के अधिकारी थे, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, वो 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे विजिलेंस की टीम के द्वारा। अब क्योंकि ये एक सैनिक कल्याण विभाग से जुड़ा हुआ मामला था तो जाहिर सी बात है सैनिक कल्याण मंत्री उत्तराखंड में गणेश जोशी है और गणेश जोशी का इसमें अब हस्तक्षेप हुआ है। अभी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक गणेश जोशी के निर्देश के बाद, जब से गणेश जोशी ने इसमें हस्तक्षेप किया है, तो उसके बाद जो अब ये जिला सैनिक कल्याण अधिकारी थे, जिनका नाम कर्नल सुबोध शुक्ला, जो कि सेवानिवृत्त थे, और इनको अब बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं शासन की तरफ से। बकायदा इस पे जो पत्र हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को, तो वो पत्र जारी कर दिया गया है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गणेश जोशी का भी यही कहना है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो सरकार की तय हो चुकी है बहुत पहले से और उसी नीति के ऊपर सरकार चल भी रही है। हम लगातार ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में विजिलेंस की टीम जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक के बाद एक एक्शन ले रही, चाहे वो यहाँ पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी का मामला हो या फिर कल हमने देखा विकासनगर में जिस तरीके से पटवारी को रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया गया, ठीक इसी तर्ज पर हरिद्वार में गिरफ्तारियां होती हैं, देहरादून में गिरफ्तारियां होती हैं, कई जगहों पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण रूप से भी देखा जा सकता है कि सरकार कहीं ना कहीं एक इस भ्रष्टाचार को लेकर के और जो ये करप्शन है, जहां पर रिश्वतखोरी होती है, उसको लेकर के सीरियस तो है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले उत्तराखंड में हैं, उनके ऊपर सरकार कितनी संजीदगी से ध्यान देती है, क्योंकि छोटे अधिकारियों को हर बार ये कहा जाता है कि छोटे अधिकारियों को, कर्मचारियों को 2,000, 10,000, 20,000 वाले जो रिश्वतखोर कर्मचारी हैं उनको पकड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन बड़ी मछलियां कब सरकार के जाल में फंसेंगी, ये सवाल भी कई बार विपक्ष भी उठाता है और सभी लोग उठाते हैं। लेकिन बहरहाल अभी जो ये कार्रवाई हुई है, इससे कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि भ्रष्टाचार पर अगर इसी तरीके की स्थितियां रहती हैं या फिर रिश्वतखोर पकड़े जाते हैं तो उसके खिलाफ, जैसा कि गणेश जोशी ने भी कहा, कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। विजय,
दिग्विजय, जैसे मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई इस मामले पर होती हुई नजर आ सकती है? देखिए, अभी तो फिलहाल शासन की तरफ से जो उनकी बर्खास्तगी का आदेश है वो जारी कर दिया गया है। इसके लिए बाकायदा पत्र भी जारी किया गया है। जो सैनिक कल्याण निदेशालय है उनकी तरफ से ये पत्र जारी किया गया है। और सैनिक कल्याण जो मंत्री उत्तराखंड के हैं विजय लक्ष्मी गणेश जोशी, उन्होंने जब इसमें हस्तक्षेप किया तो उसके बाद ये बर्खास्तगी तक बात पहुंची। इससे पहले विजिलेंस ने तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ये तय नहीं था कि एक्शन किस तरीके से होगा, किस तरीके से कार्रवाई होगी। कानूनी जांच होती है, हमने पहले भी देखा इस तरह के मामलों में लगातार इंक्वायरी बैठती है, विभागीय इंक्वायरी अलग बैठती है, विजिलेंस की इंक्वायरी अलग बैठती है, सभी डिपार्टमेंट अपनी अपनी तरफ से इंक्वायरी करते हैं, लेकिन उसके बाद इसमें बड़ा एक्शन क्या होता है ये देखने वाली बात होती है। तो इस बार मंत्रालय की तरफ से जो संबंधित विभाग है, उस विभाग के जो मंत्री है, उनकी तरफ से एक तरीके से जवाबदेही तय की जा रही है और पारदर्शिता को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर इस तरीके से मामला किसी विभाग में होता है तो फिर उसके बाद उस पर संबंधित विभाग भी एक्शन लेगा। न सिर्फ जेल जाने की कार्रवाई होगी या फिर अगर भ्रष्टाचार है तो रिकवरी वाली कार्रवाई होगी, सस्पेंशन नहीं बल्कि बर्खास्तगी को यहाँ पर किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं में अपने आप में एक बड़ी अपडेट। बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो कि पंचकुला से सामने आ रही है, जहां पर पंचकुला आत्महत्या मामले में देहरादून एसएसपी का बड़ा बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पंचकुला आत्महत्या मामले में देहरादून एसएसपी का बयान सामने आया है। देहरादून में किराए के मकान पर ये परिवार रहता था, एसएसपी का ये कहना है। पंचकुला पुलिस ने देहरादून पुलिस को ये प्राथमिक जानकारी दी है, एसएसपी का ये पूरा कहना है। गाड़ी के आधार पर परिचितों से संपर्क किया जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पंचकुला आत्महत्या से जो एसएसपी का बयान इस पे आया है, एसएसपी का साफ तौर पर कहना है कि पहले जो ये परिवार है वो कैंट क्षेत्र में रहता था, उसके बाद ही उन्होंने पंचकुला जाने का फैसला लिया। ये बड़ी खबर हम आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां पर पंचकुला में जो ये आत्महत्या जो परिवार ने की थी उसको लेकर एसएसपी ने बयान जारी किया है। उन्होंने बताया है कि पहले जो परिवार है वो कैंट क्षेत्र में रहता था और ये जानकारी एसएसपी ने दी है। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिग्विजय चौहान जुड़ चुके हैं। जी दिग्विजय, बताइए, जिस तरीके से पंचकुला आत्महत्या का ये पूरा मामला है, 7 लोगों ने आत्महत्या कर ली है, क्या कुछ जानकारी जो अपडेट है वो सामने आ रही है? देखिए, ये मामला क्योंकि कल शाम का था, हरियाणा का पंचकुला है और पंचकुला में कल शाम को जो खबर सामने आई उसने कहीं ना कहीं पूरे उत्तराखंड में भी और पंचकुला हरियाणा में भी सनसनी मचा दी है। इसी तरीके का एक घटनाक्रम दिल्ली में भी हुआ था, उसका जिक्र हम बाद में करेंगे। लेकिन जो 7 सदस्य थे इस परिवार के, मित्तल परिवार के, जिसमें जो परिवार के मुखिया है प्रवीण मित्तल, उनके पिता इसमें देशराज मित्तल, उनकी पत्नी, माँ, 2 बेटियां और 1 बेटा, यानी कि कुल मिलाकर के 7 सदस्य इनके परिवार के थे। और रात को करीब 11 बजे पुलिस को सूचना मिलती है कि जो पंचकुला है, पंचकुला के सेक्टर 27 में जो मकान नंबर 1204 है उसके बाहर ये कार खड़ी थी और इस कार में विजय लक्ष्मी जो बॉडियां पाई गई वो 6 लोगों की थी और एक व्यक्ति उसमें उस समय गंभीर रूप से घायल जैसी स्थिति में थे। तो उसके बाद उन्हें भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन वो भी नहीं बच पाए। कुल मिलाकर के 7 के 7 एक ही परिवार के सदस्य खत्म हो जाते हैं और उसके बाद पता चलता है कि ये परिवार जो है वो देहरादून में रहता था। अभी इस पर देहरादून एसएसपी का भी बयान सामने आया है। देहरादून एसएसपी का ये कहना है कि लगातार पंचकुला पुलिस की तरफ से उन्हें अपडेट कल रात से दिया जा रहा है इस मामले में, क्योंकि वो लोग देहरादून में रहते थे, परिवार देहरादून से रिलेशन रखता था, इसलिए देहरादून पुलिस को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। देहरादून पुलिस को इन्वॉल्व करके जानकारियां ये जुटाई जा रही है विजय लक्ष्मी की इनका जो आसपास इनके परिचित हैं वो कौन है। तो एसएसपी देहरादून ने ये भी बताया है कि इनकी जो गाड़ी थी, गाड़ी के नंबर के आधार पर कुछ इन्होंने उत्तराखंड पुलिस ने, देहरादून पुलिस ने कुछ परिचितों से संपर्क करने की कोशिश की है। उसमें एक नाम दिया गया है, गंभीर सिंह नेगी नाम के व्यक्ति से संपर्क हुआ है देहरादून पुलिस का और उनका यह कहना है कि ये जो परिवार है इससे उनकी मुलाकात भी किसी एनजीओ के थ्रू हुई थी। जब वो एक गाड़ी लेने का विचार कर रहे थे, उसमें उन्हें लोन की कोई दिक्कत थी, तब इनकी मुलाकात हुई थी। उससे ज्यादा उनके द्वारा भी नहीं बताया गया। और देहरादून पुलिस ने उनका, क्योंकि अभी वो वर्तमान समय में दूसरे एड्रेस पर रहते थे, इससे पहले वो कैंट क्षेत्र के अंतर्गत एक मकान में रहते थे, तो वहां पर भी पुलिस ने संपर्क करने की कोशिश की है। तो एसएसपी देहरादून का ये कहना है कि आसपास के लोगों से उन्होंने जितनी भी इंक्वायरी की, जितनी भी बातचत की, जानकारी जुटाई, सबने यही कहा कि एक नॉर्मल सा परिवार था और ऐसी कोई दिक्कत वाली बात, कोई संदिग्ध परिस्थितियां या फिर संदिग्ध गतिविधियां, घटनाएं इस तरह की पहले उन्होंने कभी देखी नहीं इस परिवार के साथ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि
परिवार देहरादून का था लेकिन आत्महत्या हुई है पंचकुला में, और एक दो नहीं बल्कि पूरे परिवार ने आत्महत्या की है, जहर खाया है। तो ये मामला कहीं ना कहीं सेंसिटिव लग रहा है, संवेदनशील लग रहा है, और दोनों ही तरफ से पंचकुला पुलिस हो चाहे देहरादून पुलिस हो, जांच इसमें जारी है। देहरादून पुलिस का ये कहना है कि जो जो रिक्वायरमेंट पंचकुला पुलिस की होंगी वो उनको उपलब्ध करवा दी जाएंगी। जांच जिस भी तरीके से रहेगी कि दोनों पुलिस जो है वो आपसी सामंजस्य बैठा करके इस पूरे मामले में जांच करेंगे। जी दिग्विजय, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही थी कि पहले जो परिवार है वो बागेश्वर धाम गया था, उसके बाद परिवार के जो सदस्य हैं उनके जो शव हैं वो गाड़ी में मिले, किस एंगल से इसे देखा जा रहा है? देखिए विजय लक्ष्मी, हम जब इस तरीके की वारदात देखते हैं, इस तरीके के जो क्राइम सीन देखते हैं, इस तरीके की घटनाएं देखते हैं, तो उसके बाद कई तरह के सवाल जो है वो स्वाभाविक ही खड़े हो जाते हैं। अब परिवार के बारे में ये कहा जा रहा है कि काफी कर्ज इस परिवार के ऊपर था, और हो सकता है कि उससे ये परिवार डिप्रेशन में रहा हो, टेंशन में रहा हो कर्ज लौटाने की वजह से, और फिर परिवार ने सुसाइड कर लिया हो। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि ये जो है बागेश्वर धाम रेगुलरली जाया करते थे, और बागेश्वर धाम जाकर के ये हनुमान कथा वहां पर सुना करते थे, और उसी कथा में जाने के लिए यहाँ से निकले थे, और वहां से लौटने के बाद उन्होंने ये सुसाइड वाला कदम उठाया है। अभी जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इससे मिलती जुलती दिल्ली में जो घटना हुई थी, बुराड़ी केस जो था, जहां पर परिवार के 11 जो सदस्य थे वो कमरे के अंदर, अपने घर के अंदर फंदे से लटके हुए मिले, सभी के आंखों पर पट्टियां थी, मुंह ढके हुए थे। एक बड़ा खौफनाक और बड़ा सिहरा देने वाला वो घटनाक्रम था, पूरा दृश्य रहा होगा। ठीक कुछ मिलता जुलता उसी तरीके से लगता है, हालांकि पैटर्न वो नहीं है जो वहां पर था। वहां पर तंत्र मंत्र की बात सामने आई थी, पूजा पाठ और वो अंधविश्वास में जिस कदर से बुराड़ी का वो परिवार डूब चुका था, वहां पर अलग चीजें सामने आई थी। लेकिन यहाँ पर प्रथम दृष्टिया ये लग रहा है कि एक नॉर्मल सुसाइड केस है, जिसमें परिवार के ऊपर कर्ज काफी ज्यादा था, और उस वजह से हो सकता है कि परिवार ने सुसाइड कर लिया हो। लेकिन जैसा कि देहरादून पुलिस ने भी कहा, पंचकुला पुलिस ने भी कहा है कि इस मामले में जांच अभी दोनों तरफ से की जाएगी। दोनों तरफ से पुलिस जो है वो जांच करके किस निष्कर्ष पर पहुंचती है, क्या इसमें कुछ और दूसरा एंगल सामने आता है तो उस पर आगे बात होगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, दिल्ली का बुराड़ी केस और ये केस, इसमें सिमिलरिटीज ये हैं कि वहां पर भी पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया था, सुसाइड कर दिया था, और यहाँ पर भी पूरे के पूरे परिवार ने सुसाइड कर दिया है। और यहाँ पर विजय लक्ष्मी ध्यान देने वाली बात यह कि इसमें जो सुसाइड करने वाले थे उसमें 2 बुजुर्ग भी शामिल थे और 3 बच्चे भी शामिल थे। और बुराड़ी का जो केस हमने देखा उसमें भी ठीक कुछ इसी तरीके की स्थितियां थी, बुजुर्ग महिला थी, उसके बाद उसके बच्चे शामिल थे। तो कहीं ना कहीं मिलता जुलता पैटर्न जरूर है, हालांकि वहां पर पूरी तरीके से अंधविश्वास और जो चीजें सामने आई थी वो सब बातें अलग थी, और यहाँ पर सिर्फ अभी कार में ये बॉडीज पाई गई हैं। तो अभी फिलहाल जो फॉरेंसिक जांच होगी या फिर आगे पुलिस की जांच होगी, पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ज्यादा खुल करके बातें सामने आएंगी, क्या वजह रही होगी, क्यों इस परिवार ने सुसाइड किया, जहर खाया तो कौन सा पॉइजन इन्होंने खाया है, या फिर किसी और तरीके से इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। तो ये सब बातें तब सामने आएंगी जब इसमें धीरे धीरे पुलिस स्टेप बाय स्टेप जांच करती है, चाहे देहरादून पुलिस हो या फिर पंचकुला की पुलिस हो। लगातार देहरादून पुलिस का भी कहना यही है कि भाई इंफॉर्मेशन वहां से लगातार आ रही है, और दोनों पुलिस जो है आपसी सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रही है ताकि जांच सुगमता से हो और बहुत इजी तरीके से इस मामले को आगे निपटाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं जो कि बांदा से सामने आ रही है। बता दें, यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने अनोखा तरीका अपनाया है। ये बड़ी खबर हम आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने अनोखा तरीका अपनाया है। ई रिक्शा चालकों और मालिकों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जहां से जिले में चल रहे 8000 से ज्यादा ई रिक्शा पहले दिन 105 का सत्यापन किया गया है। आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए एसपी ने ये कदम उठाया है। जनता से अपील की है कि सत्यापन वाले ई रिक्शा में ही सफर तय करें। ये बड़ी खबर हम आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से ई रिक्शा चालकों और मालिकों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जिले में चल रहे 8000 से ज्यादा ई रिक्शा पहले से ही 105 का सत्यापन किया जा चुका है। आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए एसपी ने ये कदम उठाया है, ताकि जनता से अपील भी की जा रही है कि सत्यापन वाले ई रिक्शा में ही सफर तय करें। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां पर वेरिफिकेशन वाली ई रिक्शा में ही बैठने के लिए कहा गया है। बांदा क्षेत्र के जो ई रिक्शा चल रहे हैं उनकी संख्या 7-8 हज़ार के करीब है। उन सभी ई रिक्शा का पहले वेरिफिकेशन कराया गया था, QR कोडिंग की गई थी। वर्तमान में पैसेंजर्स की सुविधा को देखते हुए उन्हें एक नंबर दिया जा रहा है, नंबरिंग की जा रही है। ऐसा नंबर दिया जा रहा है जिससे पैसेंजर्स को इजीली रिक्शे का नंबर पता चले, और अगर कोई बात है तो वो
उसको हम लोग अच्छे से ट्रेस कर सकते हैं। उसका उद्देश्य वेरिफिकेशन और नंबरिंग का कि ई रिक्शा में जो एक तो बच्चे चला रहे हैं उनको अलग करना, दूसरा अगर कोई अपराधी तत्व है तो उसे हम फिल्टर कर सकें, पहचान करके इनको ई रिक्शा चलाने से रोक सकें, और जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनको ई रिक्शा में बैठने में उनको कोई परेशानी ना हो, उनके साथ जो टप्पेबाजी या जो चोरी जैसी घटनाएं होती हैं वो ना होने पाए, इसी उद्देश्य को लेकर अपराध नियंत्रण। चलिए कौशाम्बी की ओर रुख करते हैं, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कौशाम्बी में एक बार फिर से बेखौफ चोरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया है और चोरी की है। घर में घुसकर चोरों ने नकदी समेत लाखों की चोरी की है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सैनी कोतवाली क्षेत्र के माड़ो गांव की ये पूरी घटना है। कौशाम्बी से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बेखौफ चोरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। घर में घुसकर चोरों ने नकदी समेत लाखों रुपयों की चोरी की है। ये बड़ी खबर हम आपको कौशाम्बी से बता रहे हैं, जहां पर चोरों ने घरों को निशाना बनाया और नकदी समेत कई चीजें चुरा ली है, लाखों की चोरी की है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। ये बड़ी खबर हम आपको कौशाम्बी से बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से बेखौफ चोरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। कौशाम्बी से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बेखौफ चोरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। घर में घुसकर चोरों ने नकदी समेत कई चीजों को सामान जो है वो चोरी की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। सैनी कोतवाली क्षेत्र के माड़ो गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको कौशाम्बी से बता रहे हैं, जहां पर चोरों के एक बार फिर से हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डॉक्टर मोहन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है। वंदे मातरम गाकर शुरू ये मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, जहां पर सीएम और मंत्रियों के लोकमाता अहिल्याबाई की मूर्ति पर एक माल्यार्पण किया जा रहा है। साथ ही सीएम डॉक्टर यादव ने अहिल्या रूपेण संस्कृत पुस्तिका का विमोचन भी किया है। ये बड़ी खबर हम आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक की गई। बैठक में वंदे मातरम गाना गाकर इस मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हुई है, जिसमें तमाम मंत्रियों ने शिरकत की है। बता दें अहिल्याबाई की मूर्ति पर यह लोकार्पण किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर यादव ने अहिल्या रूपण संस्थाहित पुस्तिका का विमोचन भी किया है। ये बड़ी खबर हम आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है। वंदे मातरम गाकर इस मंत्रिमंडल की शुरुआत की गई, जहां पर सीएम और मंत्रियों ने लोकमाता अहिल्याबाई की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उसके बाद कैबिनेट की बैठक शुरू की। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे तहलका डिजिटल 24/7।